हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरोन गोस्वामी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं नियंत्रण एवं समन्वय। अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो पूरा अध्याय खत्म हो जाएगा सिर्फ एक वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आज हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय पूरा अध्याय खत्म करने वाले हैं। इससे पहले स्टूडेंट, अगर आप लोग इन चैप्टर को नहीं देखे हो, पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चैप्टर सेकंड आपका अम्ल क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन तथा उनके यौगिक। ठीक है, इन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अलग अलग करके लिंक दूंगा। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लिंक, अम्ल क्षार एवं लवण लिंक। ठीक है, यानी कि एक एक पार्ट का लिंक दे दूंगा। धातु एवं अधातु, कार्बन तथा उनके यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जैव प्रक्रम 7 लेसन में पढ़ा रहा हूं अभी, यही नियंत्रण एवं समन्वय, और 8 जीव जनन कैसे करते हैं। तो इन सबको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो नहीं देखे बच्चे वो जरूर देखिए स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि पूरा अध्याय एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला समझो स्टूडेंट, उद्दीपन क्या होता है। ठीक है, उद्दीपन का टॉपिक समझिए क्या होता है। तो स्टूडेंट, उद्दीपन जो होता है वो क्या होता है, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन। आपका जो पर्यावरण है, वातावरण है, जो उसमें हो रहे परिवर्तन, जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जिनके अनुरूप, यानी कि जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे हैं उनके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं। जो सजीव जीव जंतु होते हैं वो अनुक्रिया मतलब कार्य करते हैं, वह अनुक्रिया उद्दीपन कहलाता है। इजी वे से समझो, इसे रटो मत, समझो ये क्या कह रहा है। ठीक है, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन, जो पर्यावरण है हमारा, वातावरण है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उनके मतलब जिनके अनुरूप, यानी कि इस पर्यावरण के परिवर्तन के अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, वह अनुक्रिया उद्दीपन कहलाता है। जैसे ठंडा, गर्म, सुगंध आदि, ये इनके मेनली एग्जांपल्स हैं। ठंडा, गर्म, सुगंध आदि, ठीक है, यहाँ इनके ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इन पूरे पार्ट का नियंत्रण समन्वय का तो डाउनलोड कर लेना। यहाँ आपका ठंडा, गर्म, सुगंध, ये सब है उद्दीपन के एग्जाम्पल। तो उद्दीपन समझ में आ गया हो तो हम लोग अगला टॉपिक देखें, लेकिन नोट जरूर बनाना, नोट करना। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट से आप लोग हमारे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और लास्ट तक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैं आप लोगों को नियंत्रण समन्वय पढ़ा रहा हूं, और सबको मैंने ऑलरेडी आगे के जो चैप्टर्स हैं उन्हें पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो देखना जरूर, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अब हमारा आता है तंत्रिका तंत्र। देखिए समझो, तंत्रिका तंत्र होता क्या है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, तंत्रिका तंत्र जो होता है वो क्या होता है। तंत्रिका तंत्र मनुष्य का या स्तनियों सभी कोशिकाओं में तंत्रिका एवं विशेष प्रकार का ऊतक है। अभी मैं आप लोगों को तंत्रिका ऊतक के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, सॉरी, तंत्रिका कोशिका के बारे में। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, इसलिए मैं आप लोगों को उसे समझाऊंगा, और इंपॉर्टेंट है आगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र मनुष्य या स्तनियों सभी कोशिकाओं में जो तंत्रिका तंत्र है विशेष प्रकार का ऊतक है। ये चाहे मनुष्य हो या स्तनीय हो, उनमें एक ये विशेष प्रकार का ऊतक है। ठीक है, देखिए तंत्रिका ऊतक द्वारा निर्माण होता है। अभी मैं आप लोगों को, देखिए जो आपका तंत्रिका तंत्र है इसका निर्माण तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। थोड़ा पॉइंट द्वारा समझो। ठीक है, पॉइंट समझो, इसका जो निर्माण होता है तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है स्टूडेंट, तंत्रिका ऊतक के द्वारा। अब देखिए, इस ऊतक में अत्यंत विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो ऊतक होता है, कौन सा, तंत्रिका ऊतक, इसमें अत्यंत विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि बहुत सारी विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसमें, तंत्रिका तंत्र में। देखिए स्टूडेंट, इससे आप लोग नोट कीजिए, नोट करने के बाद आप लोग इसे लर्न कर लीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार पढ़ा देता हूं तो आप लोगों को वैसे भी समझ में आ जाएगा फुल, लेकिन आप लोग इसे नोट भी बनाइए और उसे लर्न भी कीजिए लगातार। ठीक है, देखिए तंत्रिका तंत्र जो होता है मनुष्य या स्तनियों सभी कोशिकाओं में तंत्रिका तंत्र जो है एक विशेष प्रकार का ऊतक है। इन सभी में जो मनुष्य या स्तनियां हैं उनमें जो ये सभी कोशिकाएं हैं, तंत्रिका तंत्र एक विशेष प्रकार का ऊतक है जो तंत्रिका ऊतक द्वारा निर्माण होता है। अगर इनका देखा जाए तो इनका निर्माण स्टूडेंट तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। इस ऊतक में अत्यंत विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो आपका ऊतक है इसमें अत्यंत विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितना इजी है, अगर आप लोग इजी वे से याद करो। ठीक है, तो यहाँ आपका तंत्रिका तंत्र कंप्लीट हुआ। इनका जो डिफिनीशन होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है,
मतलब आप लोगों ने समझा तंत्रिका तंत्र, इसे नोट कीजिए। फिर आप लोग हेडिंग बनाइए अगला, तंत्रिका तंत्र के प्रकार। ठीक है, नोट जरूर बनना है स्टूडेंट, नोट अभी से आप लोग बनाओगे तो बहुत ही ज्यादा फायदे में रहोगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, तंत्रिका तंत्र के प्रकार। पहला देखिए स्टूडेंट, तंत्रिका तंत्र। आपको क्या करना है, तंत्रिका तंत्र पीछे लगाना है सब में, और याद क्या करना है, केंद्रीय परिधीय स्वायत्त। ठीक है, बस। अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। नंबर फर्स्ट प्रकार है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नंबर फर्स्ट जो है स्टूडेंट तंत्रिका तंत्र के प्रकार, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपका इनका एक प्रकार है। नंबर 2 परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो इन तीनों को याद करना इजी है ना, आप लोग नोट बनाइए, फिर उसमें आप लोग नोट कर लीजिए तंत्रिका तंत्र के प्रकार। नंबर फर्स्ट केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नंबर 2 परिधीय तंत्रिका तंत्र, नंबर 3 स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, पहले हेडिंग तंत्रिका तंत्र होता क्या है, फिर हेडिंग तंत्रिका तंत्र के प्रकार। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप लोगों से ये छोटे नहीं, लगभग लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं जो आपके 3 अंक के आते हैं। तो यहां से आपका तंत्रिका तंत्र का टॉपिक हुआ क्लियर। ठीक है, याद हो गया होगा, आई होप आप लोगों को। अभी भी नहीं याद हुआ हो तो आप लोग वीडियो को पीछे करके दोबारा भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अगला टॉपिक आता है ग्राही। ग्राही क्या होता है, ग्राही को समझने से पहले आपको समझना चाहिए तंत्रिका कोशिका जो होता है उसकी पूरी संरचना, उनके जो थोड़े कार्य होते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं छोटा सा ये टॉपिक है इसलिए समझा देता हूं। इसके बाद हम लोग उसी टॉपिक को देखने वाले हैं जिसका नाम है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं, फिर तंत्रिका कोशिका समझेंगे। तो स्टूडेंट देखिए ग्राही क्या होता है, ध्यान से समझो। ठीक है, ग्राही, जो ग्राही होता है वातावरण की सूचनाओं को एकत्रित करके यानी कि इकट्ठा करता है। जैसे ग्राही जो होता है स्टूडेंट, वातावरण से जो भी सूचना पाता है उसे एकत्रित करता है यानी कि इकट्ठा करता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका के शीर्ष पर पहुंचाता है। समझो स्टूडेंट, तंत्रिका कोशिका भी मैं अगला टॉपिक है हमारा, लेकिन यहां समझ लो तंत्रिका कोशिका जो होता है उसका भी संरचना दिखाऊंगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग थोड़ा इसको कनेक्ट कर लेना। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका के शीर्ष पर पहुंचता है। तंत्रिका कोशिका जो होता है उसके शीर्ष पर पहुंचता है। ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में उपस्थित होती हैं। अगर कोई पूछ ले कि ग्राही हमारे कहाँ, मतलब शरीर में कहाँ उपस्थित होती हैं, तो आपको क्या बनाना है, ज्ञान इंद्रियों में उपस्थित होती हैं। क्या, ग्राही। तो ग्राही में आपको क्या कहना है कि ग्राही जो होता है वातावरण की सूचना को एकत्रित करके, तो ये स्टूडेंट क्या करता है, जो वातावरण की सूचनाओं को एकत्रित करता है। ठीक है, फिर तंत्रिका कोशिका के शीर्ष पर पहुंचाता है। जो तंत्रिका कोशिका का शीर्ष होता है, जो ऊपर होता है, ठीक है, वहां पहुंचाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में उपस्थित होता है। अगर देखा जाए मेनली तो ग्राही जो होता है हमारी ज्ञानेंद्रियों में उपस्थित होता है। तो आपको पहला मैंने क्या टॉपिक समझाया, उद्दीपन क्या होता है। ठीक है, समझ लो, उससे एग्जाम्पल भी और उद्दीपन भी। ठीक है, दूसरा समझाया तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका तंत्र के प्रकार। एक एक टॉपिक को क्लियर करिए। फिर तीसरा है ग्राही। तो 3 टॉपिक क्लियर। अब हम लोग ऐसे कई सारे टॉपिक को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहां से समझो स्टूडेंट तंत्रिका कोशिका के बारे में। मैं यहाँ एक चित्र बनाया हूँ तंत्रिका कोशिका का। ये चित्र अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना स्टूडेंट, कमेंट करना। ठीक है, तो ये चित्र है तंत्रिका कोशिका का, और हम लोग तंत्रिका कोशिका के पहले भागों को देखते हैं, फिर कुछ तंत्रिका कोशिका के बारे में समझेंगे। तंत्रिका कोशिका के भाग और तंत्रिका कोशिका का मतलब प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में बताइए मनुष्य के शरीर में लगभग ये कितनी पाई जाती हैं, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप लोग गेस करते रहिए। ठीक है, यहाँ पहले आप लोग समझो जो इनके चित्र हैं, जो तंत्रिका कोशिका का चित्र है। चित्र बहुत ही इजी है, आप लोग ऐसे बना सकते हो। इसको मैंने ऑलरेडी बनाना बता दिया है, नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाउ टू ड्रा तंत्रिका तंत्र, इस टॉपिक को देख सकते हो क्योंकि बहुत ही इजीली मैंने आप लोगों को बनाया समझाया है। ठीक है, उसको बनाना समझाया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इनके एक एक भागों को। इजी है, अगर आप लोग समझो तो इजी है। ठीक है, यहां जो होता है ये आपका है केंद्रक। बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है, केंद्रक।
ये आपका जो है ये गोल सा ये आपका केंद्रक होता है। किसी भी वीडियो को स्टूडेंट देखो तो उसे लास्ट तक देखा करो, क्योंकि लास्ट तक आप लोग देखोगे तो पूरे पार्ट का निचोड़ मिल जाता है, लेकिन काट कर मत देखा करो, ठीक है। शुरू से लास्ट तक देखा करो, क्योंकि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो क्यों ना हम लोग एकदम शुरू से और लास्ट तक देखें, ठीक है। तो पूरा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो ये होता है केंद्रक, केंद्रक होता है बस। अब ये जो होता है यहाँ जो इसके ये देखिए खाली स्थान है, ये होता है स्टूडेंट कोशिका काय। क्या होता है स्टूडेंट? कोशिका काय, ठीक है। यहाँ आप लोग एक एक पॉइंट को समझो, देखिए कितना इजी है। ये आपका केंद्रक है बीच का, एक एक पॉइंट को आप लोग अपने नोट में दर्शाइए, ठीक है। यहाँ आपका ये है केंद्रक, ये है कोशिका काय, ठीक है। बस दो आपके क्लियर हुए। अब ये जो है स्टूडेंट ये यहाँ ये आपका है तंत्रिकाज। क्या है? यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ तंत्रिकाज, ठीक है। तो यहाँ आपका एक और हुआ, ये है तंत्रिकाज। और यहाँ जो होता है स्टूडेंट ये सब चीजें ये होता है तंत्रिका तंत्र, जो होता है तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा। क्या है स्टूडेंट? तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा, ठीक है। तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा। और यहाँ अगर ये सब देखा जाए जो बालों के आकार का होता है, इसे हम लोग कहते हैं दुर्मिका। क्या कहते हैं स्टूडेंट? दुर्मिका, ठीक है, दुर्मिका कहते हैं। तो बस आपको इसमें इतना ही समझना है। इनके जो भाग हैं, अगर आप लोग एनसीईआरटी में आप लोग 127 पृष्ठ पर देखें तो सिर्फ इतना ही है, ठीक है। बस इतना आपको क्लियर करना है कि ये केंद्रक है, ये आपका दुर्मिका है, ये आपका कोशिका काय है, यह आपका तंत्रिकाज है, और यह है तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा। तो यहाँ से आपके तंत्रिका कोशिका की संरचना अगर पूछा जाए तो आपको ऐसे बनाने के बाद पूरा इनके जो भाग हैं दर्शा देने हैं। तो यहाँ से आपकी तंत्रिका कोशिका की संरचना कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ये याद रखना, अगर केवल तंत्रिका कोशिका की संरचना पूछेगा तो छोटे क्वेश्चन में पूछेगा, नहीं तो पूछेगा तंत्रिका कोशिका क्या होती है, इनके भाग बताइए, इनके बारे में आपको डिटेल में पूछेगा। तो वो बड़े क्वेश्चन लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय में आते हैं, ठीक है। लेकिन इससे क्वेश्चन अतिलघु या आपके लघुत्तरीय प्रश्नों में आते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में नहीं आते हैं। बस इतना याद रखना, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत बड़ा इसे नहीं पढ़ना है। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए, तंत्रिका कोशिका का जो सर्वप्रथम प्रयोग है हेनरिक विल्हम वाल्डेर ने किया, ठीक है। जो तंत्रिका कोशिका है उसका सर्वप्रथम प्रयोग हेनरिक विल्हम वाल्डेर ने किया था। कौन किया था? हेनरिक विल्हम वाल्डेर ने किया था, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला कि तंत्रिका कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो थे कौन? हेनरिक विल्हम वाल्डेर, ठीक है। तो इससे आप लोग नोट पॉइंट कर लेना। यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये चीज आपको ब्लैक से लिखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि इनका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका स्टूडेंट सर्वप्रथम प्रयोग हेनरिक विल्हम वाल्डेर ने किया था। अब समझो, तंत्रिका कोशिका जो होता है स्टूडेंट शरीर का सबसे बड़ा कोशिका होता है या शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आपको आंसर बताना है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो ये आपके लिए छोटे क्वेश्चन बहुविकल्पीय में आते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझना क्या है कि तंत्रिका कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? हेनरिक विल्हम वाल्डेर ने। फिर तंत्रिका कोशिका जो होता है स्टूडेंट शरीर का सबसे बड़ा कोशिका होता है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका जो होता है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और ये जो होता है स्टूडेंट मनुष्य के शरीर में, जो मनुष्य का पूरा शरीर है उनमें लगभग 100 अरब होती हैं। देखिए स्टूडेंट, इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 100 अरब लगभग इनकी संख्या होती है एक मनुष्य के शरीर में। इनकी अधिकांश संख्या मस्तिष्क में होती है। देखिए स्टूडेंट, जो तंत्रिका कोशिका है इनकी अधिक संख्या मस्तिष्क में होती है, ठीक है। तो ये जो होती हैं इसीलिए सूचना को आदान प्रदान करती रहती हैं। तो यहाँ आपको समझना क्या है, एक छोटा सा टॉपिक है तंत्रिका कोशिका होता क्या है, एक छोटा सा टॉपिक है क्या कहना है कि तंत्रिका कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग हेनरिक विल्हम वाल्डेर ने किया था, ठीक है। यहाँ से एक टॉपिक। अब फिर क्या कह रहा है, तंत्रिका कोशिका जो होती है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या हुआ? तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। फिर आपको कहना है मनुष्य के शरीर में यह लगभग 100 अरब होती हैं और इनकी अधिकांश संख्या मस्तिष्क में होती है। कितना इजी तरीके से मैंने आप लोगों को लिखकर समझाया है कि आप लोगों को इसे रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझ लो बस, ठीक है। तो यहाँ आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे तंत्रिका कोशिका के भाग।
ठीक है। अब आपको चित्र समझ में आया तो भाग भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप चित्र ध्यान से समझोगे तो भाग ध्यान से नहीं, आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने चित्र से ही इनका भाग लिखा है। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका के भाग समझो, फिर छोटा सा हम लोग इनके कार्य को समझ लेंगे। तो इनके भाग कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट, जो केंद्रक के चारों ओर का स्थान होता है कोशिका काय। नंबर 2 आपका है वच्छिकाएं। ठीक है। नंबर 3 आपका है तंत्रिकाक्ष। ठीक है, तो ये होते हैं इनके भाग। तो आप लोगों को ये तीनों आप लोगों को चित्र में मिल जाएंगे। आप लोग नहीं देखे हो तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके उनके चित्र को समझ सकते हो। मैंने चित्र को बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया तंत्रिका कोशिका के भाग। यहाँ मैंने आप लोगों को डिटरमाइन कर दिया है। ठीक है, यहाँ आप लोग समझ सकते हो तीनों को। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इनके छोटा सा कार्य कि कोई भी सूचना जो आपका तंत्रिका कोशिका होता है, कोई भी सूचना जो होता है जब दुर्मिका में उपार्जित होता है। दुर्मिका क्या है, जो तंत्रिका कोशिका के ऊपर बाल के आकार का होता है। मैं आप लोगों को दिखा दूं। ठीक है, ये जो स्टूडेंट यहाँ देख सकते हो, ये सब ठीक है, ये सब दुर्मिकाएं हैं। ठीक है, ये सब। तो क्या होता है, कोई भी सूचना जब दुर्मिका में उपार्जित होती है, जब भाई तंत्रिका कोशिका में पहुंचता है तो दुर्मिका में उपार्जित होती है। तो दुर्मिका में जब उपार्जित होती हैं तो एक रासायनिक क्रिया द्वारा, देखिए जब दुर्मिका में ये आती हैं तो इसमें एक रासायनिक क्रिया होता है जिसके द्वारा विद्युत आवेग पैदा करती हैं। अब जब इसमें रासायनिक क्रिया होती है, मतलब रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो इनके अंदर एक विद्युत आवेग पैदा करती हैं और कोशिकाएं तक जाता है। फिर ये क्या होता है, दुर्मिका से कोशिकाएं तक पहुंच जाता है। ठीक है, क्या जो सूचना होता है उन्हें वातावरण से जो प्राप्त होता है वो दुर्मिका से कहाँ पहुंच जाता है, कोशिकाएं में। लेकिन कैसे पहुंचता है, रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा करती हैं इसी के द्वारा। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे आगे। ठीक है, तो यहां समझो, जब तंत्रिकाक्ष में होता हुआ, देखिए यहां क्या होता है, पहले जो सूचना है, देखो चित्र को समझे तो अब समझो, कोई भी सूचना पहले दुर्मिका में उपार्जित होंगी, फिर दुर्मिका से रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा करती हैं, तब ये दुर्मिका से कोशिकाएं तक जाता है। ये भी इसका एक भाग है। तो दुर्मिका भी भाग है, कोशिकाएं भी भाग है। तो ये तंत्रिका कोशिका जो है, ये सूचना को दुर्मिका से कोशिकाएं में पहुंचता है, फिर कोशिकाएं से कहाँ जाता है, तब तंत्रिकाक्ष में होता हुआ उनके अंतिम सिरों में पहुंच जाता है। अब तंत्रिकाक्ष भी इनका एक रास्ता है। ठीक है, रास्ता मॉडल है। तो वहां क्या होता है, तब तंत्रिकाक्ष में होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, यहां मैं आप लोगों को चित्र से समझाता हूं बस। यहां क्या कहता है, कोई भी सूचना पहले दुर्मिका में आती है, दुर्मिका में आई, यहां समझो, यहां दुर्मिका में आई, ठीक है, आ गई। फिर क्या होता है, इसमें एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा करती हैं और कोशिकाएं तक पहुंचता है। यहाँ जब दुर्मिका में आती हैं तो ये जो ये इनके चारों ओर का क्षेत्र है, यहाँ कोशिकाएं में पहुंचता है। फिर कोशिकाएं से होता हुआ यहाँ तंत्रिकाक्ष, यहाँ जो ये तंत्रिकाक्ष है, ठीक है, तंत्रिकाक्ष में होता हुआ उनके अंतिम सिरों तक पहुंच जाता है, या अंतिम सिरों तक पहुंच जाता है। बस, ठीक है, कोई इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है अगर आप लोग समझो। ठीक है, तो यहाँ आपको पता चला तंत्रिका कोशिका के चित्र को, ठीक है, और उनके भागों को। फिर तंत्रिका कोशिका के बारे में, इनका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, मनुष्य के शरीर में यह लगभग कितनी पाई जाती हैं, और ये कहाँ होते हैं, तो अधिकांश मस्तिष्क में होते हैं। इनके भाग समझ में आ गया, इनके कार्य भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है। फिर हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, और हम लोग देखने वाले हैं पहले 3 भाग नहीं, पहले हम लोग देखेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में, फिर हम लोग इसके एक एक भागों को देखेंगे। देखिए भाई, वीडियो लॉन्ग हो सकता है क्योंकि दीर्घ उत्तरीय में आप लोगों को बहुत ही लंबा लिखना पड़ता है। तो पहले आप लोग देखिए मानव मस्तिष्क के बारे में। देखिए, जो मनुष्य होता है, मनुष्य में मस्तिष्क अत्यंत विकसित अति कोमल होता है। मनुष्य में जो होता है मस्तिष्क जो है अत्यंत विकसित होता है, बहुत ही ज़्यादा विकसित होता है, सोचने के लिए सहायक होता है, कोई भी कार्य करने के लिए। अभी आप लोगों को पता चलेगा, सोचने के लिए हृदय, जो हृदय होता है, हृदय की गति करने के लिए, सांस लेने के लिए, प्यार, घृणा, विषाद, दुख, ये सब मस्तिष्क में ही होता है। ठीक है, तो अभी आप समझेंगे। इसका आयतन 1200 सीसी से 1500 सीसी होता है। कितना होता है, 1200 सीसी से 1500, ये डबल सी है, ठीक है, होता है। यह मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। कहाँ सुरक्षित रहता है, मस्तिष्क कोश में।
अब आप लोगों से बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है कि मानव मस्तिष्क कहाँ सुरक्षित रहता है, तो आप लोग बता दीजिएगा मस्तिष्क कोश में। ठीक है। अब देखिए मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियों का दोहरा आवरण होता है सुरक्षा के लिए। देखिए जैसे सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के चारों ओर, अभी मैं आप लोगों को चित्र से भी समझाऊंगा, मस्तिष्क के चारों ओर जो दोहरे झिल्लियों का आवरण होता है कि इन पे कोई अटैक ना कर पाए। ठीक है। तो इतना आप लोग मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में लिखिए। फिर मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को चित्र में दिखाऊंगा। पहला अग्र मस्तिष्क, या आप लोग इसे कह सकते हैं परामस्तिष्क, दूसरा अनुमस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। तो ये 3 भाग होते हैं, याद कर लीजिए, अग्र मस्तिष्क एंड अनुमस्तिष्क एंड पश्च मस्तिष्क। ठीक है। अब मैं आप लोगों को चित्र में दिखा दूं। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं मानव मस्तिष्क का चित्र। ठीक है, मानव मस्तिष्क का। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये मानव मस्तिष्क का चित्र है। ये जो है, ये देखिए कुछ ये गुदगुदादार का जो मतलब ऐसे देखिए निशान बने हुए हैं, इससे मैंने बनाना भी बता दिया है। ठीक है। तो यहाँ आप देखिए ये है परामस्तिष्क। देखिए मैंने बताया भी, आप लोग जब पढ़ेंगे सबसे मतलब बड़ा भाग होता है ये मस्तिष्क का, लगभग 9/10 भाग ले लेता है। ठीक है। तो ये है परामस्तिष्क, जो ये चारों ओर ये देखिए ये सब। ठीक है। एंड यहाँ देखिए अग्र मस्तिष्क की, ये देखिए ये है पीनियल ग्रंथि। ये क्या है? पीनियल ग्रंथि। ठीक है। और ये जो है पीयूष ग्रंथि है, ये नाम सुना होगा मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि के बारे में। और यह है मेडुला ऑब्लिगेटा, यानी कि मेडुला ऑब्लिगेटा को आप क्या कह सकते हैं? मस्तिष्क का पुच्छ, यानी कि पश्च मस्तिष्क ये है। ठीक है, पश्च मस्तिष्क क्या है? मेडुला ऑब्लिगेटा। ये है सेरिबरम, लिखा नहीं है लेकिन समझ लीजिए सेरिबरम है। ठीक है। एंड ये देखिए मस्तिष्क के तीसरे भाग का स्तंभ है, और दूसरे भाग का ये है देखिए हाइपोथैलेमस, यहाँ है, यहाँ। ठीक है, ये देखिए। एंड ये देखिए थैलेमस है, ये थैलेमस ये सफ़ेद है। एंड ये है पीनियल, ये दो हैं अग्र मस्तिष्क के मतलब अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारा पहला भाग आता है अग्र मस्तिष्क। बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि ये केवल लिखा हुआ है, अभी आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। चित्र देख ध्यान में रखना, बगल में बुक रख लेना, बुक में चित्र बना हुआ है और मैंने बनवा भी दिया है। ठीक है, उसे जाके देख लीजिएगा। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, मस्तिष्क मैंने अभी दिखाया और मैंने बताया भी कि जो मस्तिष्क होता है, ये जो होता है ये मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का 9/10 भाग होता है। तो अभी मैंने दिखाया है, ये बहुत ही ज़्यादा स्थानों को मतलब ग्रहण करता है और ये मस्तिष्क का 9/10 भाग मतलब लगभग में रहता है। ठीक है, समझिए। ये श्वेत पदार्थ तथा धूसर पदार्थ से बना होता है। ये श्वेत पदार्थ देखिए आप लोग जब मस्तिष्क के देखेंगे तो थोड़ा पीले टाइप का है, तो ये श्वेत पदार्थ तथा धूसर पदार्थ से बना हुआ है। ठीक है, किस 2 चीज से बना हुआ है? नंबर 1 श्वेत पदार्थ, 2 चीजें से, नंबर 1 श्वेत पदार्थ, नंबर 2 धूसर पदार्थ। ठीक है, ध्यान से समझिए, बस देखिए टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इतना समझ में आया, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह मस्तिष्क का संपूर्ण 9/10 भाग होता है और ये श्वेत पदार्थ तथा धूसर पदार्थ से बने होते हैं। अब देखिए परामस्तिष्क गोलार्ध के अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग धूसर द्रव्य में ही स्थित होता है। जो परामस्तिष्क गोलार्ध होते हैं अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग होता है, इसलिए धूसर द्रव्य में स्थित होते हैं, जिससे बनते हैं धूसर पदार्थ। तो ये धूसर द्रव्य में स्थित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप लोग समझिए इतने, ये क्या है? जैसे स्मृति केंद्र, सोचने विचारने का केंद्र आदि। स्मृति केंद्र तथा सोचने विचारने का केंद्र इसी मस्तिष्क में होता है। अग्र मस्तिष्क जो आप लोग सोचते हैं काश में ये हो जाता है, काश में वो, तो ये सब इसी में होता है, स्मृति केंद्र और सोचने विचारने का केंद्र। अब देखिए हृदय की गति, आपकी हृदय जो है देखते हैं गति करती है। ठीक है, एंड भोजन ग्रहण करना, आप भोजन खाते हैं, आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, पाचन होता है। ठीक है, तो एनर्जी, सांस लेना, आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। घृणा, प्रेम, जो घृणा होता है और प्रेम होता है। ठीक है, हर्ष विषाद दुख, जब कोई चीज़ अपने मतलब नष्ट हो जाती है तो दुख होता है। भय,
ठीक है, आदि का केंद्र होता है। इतनी चीज़ों का ये केंद्र होता है, भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, घृणा, प्रेम, हर्ष, विषाद, दुख, भय, ठीक है, ये इतने चीज़ों का केंद्र होता है। याद कर लीजिए थोड़ा सा, स्मृति केंद्र, सोचने विचारने का केंद्र, हृदय की गति, भोजन ग्रहण करना, जो हम लोग भोजन खाते हैं रट रट जाएगा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, सांस लेना, घृणा, हर्ष, विषाद, दुख, भय आदि का केंद्र है। ठीक है, तो आप लोग इसे एक बार गिन लीजिएगा, फिर याद कर लीजिएगा कितने चीज़ों का केंद्र होता है। अभी तो हमारा और भी मस्तिष्क है, तो इतना आ गया। पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा, मस्तिष्क क्या होते हैं, लास्ट में भी क्वेश्चन भी पुटअप होंगे, कमेंट बॉक्स में देना है उत्तर। तो पहले आप लोगों ने पढ़ा मस्तिष्क क्या होते हैं, फिर आप लोगों ने पढ़ा मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो आप लोग ये भी समझें अग्र मस्तिष्क क्या होता है, सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, इतना समझ में आया, इसे नोट करते रहना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने बहुत ही अच्छे से शॉर्ट में लिखा दिया है। आगे देखते हैं कि अनुमस्तिष्क, दूसरा भाग मस्तिष्क का क्या है, अनुमस्तिष्क। यह मस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर उपस्थित होता है। ठीक है, दिखा देता हूँ, ये जो होता है, आइए दिखाता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं, आप लोगों ने समझ लिया होगा कि यह मस्तिष्क के पिछले भाग के नीचे की ओर उपस्थित होता है। ठीक है, मस्तिष्क के नीचे की ओर। एंड यह प्रामस्तिष्क, जो मैंने अभी पढ़ाया, प्रामस्तिष्क या जो आपका अग्र मस्तिष्क है, ठीक है, से छोटा होता है। ये जो होता है उससे छोटा होता है। कूदना, दौड़ना, चलना अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। कूदना, जो आप खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, ये सब अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा, अनुमस्तिष्क के द्वारा। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके मतलब छोटे क्वेश्चन में आते हैं, अति लघुत्तरीय या बहुविकल्पीय, कि शरीर का संतुलन किस मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। तो आपको बताना है अनुमस्तिष्क द्वारा। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इस पार्ट को। इसी से शरीर का संतुलन बना रहता है। हमारे जो शरीर का संतुलन है अच्छे से इसी मस्तिष्क के द्वारा बना रहता है। किसके, अनुमस्तिष्क के द्वारा। ठीक है, समझ में आया। और ये आप लोग समझ लीजिए, जो हमारा अग्र मस्तिष्क है इसे हम लोग परामस्तिष्क भी कहते हैं, परामस्तिष्क। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमारा एक लास्ट मस्तिष्क बचा हुआ है, वो कौन सा है, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। पश्च मस्तिष्क, तीसरा मस्तिष्क हमारा क्या है, पश्च मस्तिष्क। ये बहुत ही ज़्यादा सरल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यह अनुमस्तिष्क के सामने स्थित होता है। यह जो होता है अनुमस्तिष्क के सामने स्थित होता है। किसके सामने, अनुमस्तिष्क के सामने स्थित होता है। ठीक है, अनुमस्तिष्क के सामने स्थित होता है तथा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। जो मस्तिष्क होता है उसका सबसे पिछला भाग होता है। ये देखिए, ये देखिए मस्तिष्क जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा या पश्च मस्तिष्क। ठीक है, ये देखिए सबसे नीचे का भाग है, सबसे पिछला भाग है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है और यह बेलनाकार होता है। यह जो होता है बेलन के आकार का होता है, बेलनाकार होता है। ठीक है, बेलनाकार। यह श्वसन तंत्र, हृदय व परिसंचरण तंत्र का केंद्र होता है। जो हम सांस लेते हैं, श्वसन तंत्र, हृदय, जो हृदय हमारी गति करती है, जैसे हृदय। ठीक है, और वह परिसंचरण तंत्र या परिसंचरण तंत्र का केंद्र होता है। ठीक है, अब आप लोगों से कुछ वैसे क्वेश्चन मैं आप लोगों से पुटअप कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि मस्तिष्क किसमें सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क जो है किसमें सुरक्षित रखा रहता है, ये हमारा नंबर क्वेश्चन 1 है। मस्तिष्क किसमें सुरक्षित रखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस मस्तिष्क के द्वारा हमारा संतुलन बना रहता है। कौन सी मस्तिष्क, 3 भाग होते हैं, तो उन तीनों में से कौन से मस्तिष्क के भाग द्वारा हमारा संतुलन शरीर का बना रहता है। नंबर 3 जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है,
मानव मस्तिष्क का आयतन कितना होता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का जो आयतन होता है कितना सीसी होता है, कितना सीसी के ले से लेकर कितना सीसी तक होता है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इन सारे उत्तरों का बताने का प्रयास जरूर करना। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। ठीक है, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है मस्तिष्क। ठीक है, और आप लोग वीडियो पीछे करके नहीं समझ पाए हो तो समझ लीजिए। ठीक है, और ये हमारा अग्र मस्तिष्क है या परामस्तिष्क एंड ये हमारा अनुमस्तिष्क है। ठीक है, नोट करते रहना। और हमारा ये जो है ये है पश्च मस्तिष्क। तो आगे स्टूडेंट हम लोग कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में देखने वाले हैं। अंतःस्रावी ग्रंथ मतलब नलिका विहीन ग्रंथियां, जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अर्थ होता है स्टूडेंट नलिका विहीन ग्रंथियां, जिनके अंदर नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। सीधा संपर्क ब्लड से होता है, रुधिर से होता है। तो समझो क्या मैं कहना चाहता हूं। तो यहाँ समझो अंतःस्रावी ग्रंथि, एक एक टॉपिक को समझो। मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक को समझाने वाला हूँ। ठीक है, हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं उनको स्रावित करने वाली जो ग्रंथि होती है उन्हें ही अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसमें कोई वाहिकाएं नहीं होती हैं, यानी कि ये नलिका विहीन होती है। इसमें कोई वाहिकाएं नहीं होती हैं, नलिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है, ये अपना स्राव सीधे रुधिर में करते हैं। ये कोई नलिका नहीं होती है कि ये नलिका द्वारा ये चला जाएगा, जो हार्मोन्स है वो चले जाएंगे, नहीं। इनका संपर्क सीधा, इनका स्राव सीधा रुधिर में होता है। स्टूडेंट मैंने इसे जितना इजी लिख पाया उतना इजी लिखा है ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, हम लोग इसे एक छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। मैंने क्या कहा, हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। स्टूडेंट जैसे हार्मोन स्रावित करने वाली जो ग्रंथि होती है उसे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसमें कोई वाहिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है, ये अपना स्राव सीधे रुधिर से करते हैं। इनका जो स्राव होता है सीधे रुधिर से होता है। ठीक है, नंबर 1 पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को समझो, यह ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होता है। जो मस्तिष्क होता है इसमें पीयूष ग्रंथि उपस्थित होता है। अगर मैं पूछूं कि पीयूष ग्रंथि को दूसरे और कौन नाम से जानते हैं, पीयूष ग्रंथि को और कौन नाम से जानते हैं और किस नाम से जानते हैं, तो समझ में आया किस नाम से जानते हैं बताइए। तो आई होप कि आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन समझ लो ये मैंने देखा है क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि, ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आया पीयूष ग्रंथि। यह ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होता है। ये जो ग्रंथि होता है मस्तिष्क में उपस्थित होता है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रोसिन। यहाँ 2 नाम मैंने लिया है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 जो स्रावित करने वाली ग्रंथि हैं। नंबर 2 है पैराथायराइड ग्रंथि, ये गले में स्थित होती हैं। मैंने छोटा सा लिख दिया है। ठीक है, छोटे टॉपिक हैं ये सब। तो ये पैराथायराइड ग्रंथ जो है गले में उपस्थित होती हैं। थायराइड ग्रंथ क्या करती हैं, ये गले में स्थित होती हैं, ये भी गले में स्थित होते हैं, लेकिन इनके द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। जो स्टूडेंट थायराइड ग्रंथि होता है इनके द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। नाम तो सेम लग रहा है, थायराइड और थायरॉक्सिन। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में कुछ नहीं समझना था। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, या इनको नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, और ये अपना स्राव सीधे रुधिर में करते हैं। ठीक है, या आप लोग पहला पीयूष ग्रंथि, यह ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होता है। इसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि। इनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन है। पैराथायराइड ग्रंथि या गले में स्थित होता है, थायराइड ग्रंथि या गले में स्थित होता है, लेकिन इनके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको अंतःस्रावी ग्रंथियां समझ में आई। ठीक है, तो हमने कई सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है स्टूडेंट पादप हार्मोन्स। जो पादप होते हैं पेड़ पौधे के हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा अंतःस्रावी ग्रंथि, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पादप हार्मोन्स। स्टूडेंट पादप हार्मोन्स के अंतर्गत हम लोग
जो हार्मोन्स होते हैं पादप के, वो 4 हार्मोन्स को पढ़ने वाले हैं। जो 4 हार्मोन्स हैं उनके कार्य को पढ़ने वाले हैं। और पादप हार्मोन्स होता क्या है तो मैं आप लोगों को डीपली समझाने वाला हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। पादप हार्मोन्स वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। देखिए ये एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या? पादप हार्मोन्स एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों के विभिन्न भागों में पाया जाता है। अब स्टूडेंट, ये पादप का हार्मोन्स है, पेड़ पौधों का हार्मोन्स है, तो ये क्या होते हैं? पौधों के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, यानी कि कई भागों में पाए जाते हैं। अगर एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है तो उनके ये क्या होंगी? विभिन्न भागों में पाई जाएंगी, ठीक है। इनके जो हार्मोन्स पादप हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। पेड़ पौधे के हार्मोन्स को पादप हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। तो विभिन्न भागों में पाया जाता है तथा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचकर वृद्धि नियंत्रित करती हैं। ये जो होती है स्टूडेंट पादप हार्मोन्स, देखिए वृद्धि को नियंत्रित भी करती हैं, तने की वृद्धि को बढ़ाती हैं, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करती हैं, ठीक है। मतलब ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि ये वृद्धि भी करती हैं और इसको नियंत्रित भी करती हैं, ठीक है। अगर देखिए स्टूडेंट पेड़ पौधे हैं, अब उनकी वृद्धि में नियंत्रित नहीं किया जाए, यानी कि उनकी जो वृद्धि है, बढ़ने की प्रक्रिया है, उसे नियंत्रित ना किया जाए तो ये तो बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है, ये तो आकाश तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए इनकी जो वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए पादपों में भी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो पाए जाते हैं। इसलिए पेड़ पौधे की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, ठीक है। तो पादप हार्मोन्स के भाग अब हम लोग समझने वाले हैं। तो पहले आप लोग पादप हार्मोन्स को डीपली समझ लो कि क्या कह रहा है। पादप हार्मोन्स वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। जो पादप हार्मोन्स होते हैं स्टूडेंट, वे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों के विभिन्न भागों में पाया जाता है। ये क्या होते हैं कि पौधों के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं तथा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचकर वृद्धि नियंत्रित करता है। और ये जो होता है स्टूडेंट पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचकर इनकी वृद्धि को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट पादप हार्मोन्स के भाग। नंबर 1 ऑक्सिन हार्मोन्स, नंबर 2 जिब्रेलिन्स हार्मोन्स, नंबर 3 साइटोकाइनिन हार्मोन्स, नंबर 4 एबिसिक हार्मोन्स। अब मैंने देखा है बहुविकल्पीय प्रश्नों में क्या पूछता है कि पादप हार्मोन्स दे देगा क्या? 3 तो जंतु हार्मोन्स का एग्जाम्पल दे देगा और 1 दे देगा इसमें से ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन्स हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन्स, एबिसिक हार्मोन्स। ज्यादा देता है साइटोकाइनिन, तो उसमें आपको टिक किसको मारना है? जो मिल जाए इन चारों में से उनको मार देना है, ठीक है। तो साइटोकाइन और भी हार्मोन्स है स्टूडेंट, ये मैंने कह रहा हूं और भी हार्मोन्स है, ठीक है। तो उन्हें भी आप लोग याद कर लीजिए। मैं आप लोगों को इनको डिटेल में थोड़ा बताने वाला हूं, इसलिए मैंने इसे लिख दिया है, ठीक है। तो नंबर 1 ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में समझो। क्या समझना है? देखो बहुत ईजी है। यह पौधों की शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है स्टूडेंट, वो जो पौधे होते हैं उनकी शाखा के जो अग्रभाग होते हैं वहां बनता है। अग्रभाग क्या? जो ऊपर का भाग होता है। तो यह पौधों के शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है या कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। जो कोशिका है स्टूडेंट, उसकी जो लेंथ है उसकी वृद्धि करता है, कोशिका की लंबाई में ये वृद्धि करता है, ठीक है। कौन? ऑक्सिन हार्मोन्स। फिर ये प्रकाश अनुवर्तन में सहायता करता है। प्रकाश अनुवर्तन यानी कि जिस तरफ प्रकाश हो उस तरफ तना जाए, ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन, ठीक है। तो यहां समझ में आया। तो ऑक्सिन के हार्मोन्स के बारे में समझना है। यह पौधों की शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। नंबर 2 कोशिका की लंबाई में वृद्धि। नंबर 3 प्रकाश अनुवर्तन में सहायता, ठीक है। अगला जिब्रेलिन्स हार्मोन्स में क्या है? यह तनों की वृद्धि में सहायक होता है। यह तने को बढ़ाता है। जो तना होता है स्टूडेंट उसको बढ़ाता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो वृद्धि को रोकता है वो भी हार्मोन्स है, उसे भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये तने को क्या करता है? वृद्धि प्रदान करता है, यानी कि वृद्धि मतलब बढ़ाता है, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आया ऑक्सिन हार्मोन्स, जिब्रेलिन हार्मोन्स, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं पूछूं तो आप लोग बता दो, तुरंत बताओ स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ आपको ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में या पौधों की शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। और नंबर 2 यहाँ जो होता है कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। ये जो होता है स्टूडेंट कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। तीसरा है प्रकाश अनुवर्तन में सहायता। जिब्रेलिन हार्मोन्स तने की वृद्धि में सहायक। अब आता है स्टूडेंट अगला साइटोकाइनिन हार्मोन्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, इनके कार्य पूछे जाते हैं। यह जो होता है स्टूडेंट कोशिका विभाजन में तीव्रता लाता है। ये जो होता है स्टूडेंट, ये कोशिकाओं का विभाजन होता है,
कोशिकाओं का जो विभाजन होता है स्टूडेंट, उसमें तीव्रता लाता है। ठीक है, तीव्रता मतलब जल्दी करता है। ठीक है, अगला फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये स्टूडेंट क्या होता है, फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है साइटोकाइनिन हार्मोन्स। अगला है एबिसिसिक अम्ल, एबिसिसिक अम्ल है। ठीक है, वृद्धि को रोकता है। ये जो होता है स्टूडेंट वृद्धि को रोकता है, पत्तियों का मुरझाना, जो पत्तियों का मुरझाना इसी के कारण होता है, क्योंकि ये अम्ल है और अम्ल देखिए आपको पत्तियों का मुरझाना जो एबिसिसिक अम्ल के कारण होता है। वृद्धि में नियंत्रित, जो वृद्धि को रोकता है वो भी एबिसिसिक अम्ल ही रोकता है। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को समझाया पादप हार्मोन्स, ऑक्सिन और उनके जो भाग हैं, ऑक्सिन हार्मोन्स, जिबरेलिन हार्मोन्स, साइटोकाइनिन हार्मोन्स, एबिसिसिक हार्मोन्स। इसे हार्मोन्स भी कहा जाता है एबिसिसिक हार्मोन्स को, और एबिसिसिक अम्ल भी होता है। तो यहाँ से आप लोग आई होप कि नोट कर लिए होंगे और शेयर कर रहे होंगे वीडियो को। ठीक है, और लाइक भी कर रहे होंगे। ठीक है, और जो मैंने आगे के चैप्टर पढ़ा दिए हैं उन्हें आप लोग देख लेना। ठीक है, जो नहीं पढ़े हो बच्चों। तो यहाँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आया, इनके आगे के टॉपिक और इतना समझ में आया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी वे से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब स्टूडेंट हम लोग समझेंगे प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में समझने वाले हैं। ये हमारा इस वीडियो का जो इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, इस पार्ट का जो है लास्ट टॉपिक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा था लास्ट तक देखना। ठीक है, तो लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया समझो। प्रतिवर्ती क्रिया की खोज कौन किया था? मार्शल हॉल ने किया था। कौन किया था? प्रतिवर्ती क्रिया की खोज किसने की थी? मार्शल हॉल ने किया था। कब किया था? 1883 ईस्वी में। सन याद रखना स्टूडेंट, क्योंकि सन भी पूछे जाते हैं। अगर कोई पूछ ले या कोई नहीं आपको बहुविकल्पी में पूछ ले कि मार्शल हॉल ने प्रतिवर्ती क्रिया की खोज कब की थी, तो आपको क्या बताना है? आपको ऑप्शन दे देगा 1983, 1882, 1883, 1785। क्या मारोगे? 1883। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। फिर किसी उद्दीपन के फलस्वरूप होने वाली शीघ्रता पूर्वक अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। किसी उद्दीपन के फलस्वरूप होने वाली शीघ्रता पूर्वक यानी कि बहुत तेजी से जो कार्य होता है, अनैच्छिक क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, समझो स्टूडेंट। नंबर फर्स्ट, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ तुरंत हटा लेना, छींकना। क्या होता है स्टूडेंट, ये कहना क्या चाहता है कि, और यहाँ एक छोटा सा टॉपिक समझ लो, इस क्रिया में मस्तिष्क का कोई नियंत्रित नहीं होता है। अगर आप समझो कोई चीज, जैसे आपका है चाय, चाय गर्म है, अब उसको आप छूते हो, मतलब गर्म है तो उसे आप छूते हो, तुरंत अपने हैंड को हटा लेते हो, अपने हाथ को हटा लेते हो। क्यों हटा लेते हो? क्योंकि आपको अनुभव हो चुका है, आपको पता चल चुका है कि बहुत ही ज्यादा गर्म है, अगर मैं इसको छूंगा तो हमारी उंगली जल सकती है, तो इसलिए आप उसको हटा लेते हो। तो कितना तेजी से वो कार्य करते हो, कितना शीघ्रता पूर्वक करते हो, और वो एक अनैच्छिक क्रिया है, उस पर कोई मस्तिष्क का नियंत्रित नहीं होता है। जैसे स्टूडेंट और भी आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो, छींकना। छींकना भी मस्तिष्क इसका कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। आपको अगर छींकना है तो ये एक अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, और ये बहुत ही शीघ्रता पूर्वक, बहुत ही जल्दी होता है। ठीक है, तो यहां से आपको प्रतिवर्ती क्रिया समझ में आया हो, नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बार और इसे समझाना चाहता हूं। ठीक है, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों को सूचना देना चाहता हूं कि आपको अगर चैप्टर फर्स्ट रासायनिक विक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण, चैप्टर 3 धातु एवं अधातु, ठीक है, यहाँ धातु एवं अधातु है। ठीक है, और कार्बन तथा उनके यौगिक और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जैव प्रक्रम, इसे भी मैंने पढ़ा दिया। नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं। 8 लेसन अगर आप लोग नहीं देखे हों तो स्टूडेंट आप लोगों को इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आप लोगों को एक एक लेसन का लिंक दूंगा। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लिंक, अगर आप लोग लिंक पे क्लिक करोगे तो इस लेसन पर पहुंच जाओगे, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में। अम्ल क्षार एवं लवण आप लोगों को लिखकर मैं नीचे लिंक दे दूंगा। आप लोग वहां जब लिंक पे क्लिक करोगे तो आप लोग उस चैप्टर को देखोगे, जो पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में बनाया गया है, और आप लोग उसे भी पढ़ सकते हो। ऐसे हर एक को मैंने पढ़ाया है, एक वीडियो में एक चैप्टर।
तो आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा नीचे, हर एक को लाइन टू लाइन देखते हुए चले जाइएगा और आपका 8 लेसन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो केवल 2 दिन में अपना 8 लेसन तैयार कर सकते हो। फिर मैं आप लोगों को मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में, एक नए पार्ट के साथ। तो स्टूडेंट, ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मैं आप लोगों को ऐसे हर एक लेसन एक एक वीडियो में तैयारी कराता रहूंगा। तो स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।